हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इसके पहले हमने 4 मेथड्स को कवर किया था। आज हम लास्ट मेथड कवर करेंगे जो कि है सेंटिलेशन काउंटर। इसके अलावा हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में हमारा लास्ट मेथड है सेंटिलेशन काउंटर। तो ये जो सेंटिलेशन काउंटर है ये एक डिवाइस होता है यूज्ड टू डिटेक्ट रेडिएशन बाय मीन्स ऑफ सेंटिलेशन इफेक्ट। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी रेडिएशन से जो सेंटिलेशन इफेक्ट होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो सेंटिलेशन इफेक्ट क्या होता है और ये जो डिवाइस है सेंटिलेशन काउंटर, इसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो व्हेन रेडिएशन पासिंग थ्रू अ स्मॉल विंडो दे इंटरैक्ट विद द सेंटिलेशन मटेरियल गिव राइज अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट. These light are detected with the help of photomultiplier tube that converts the light into electronic pulses. ये इसका डायग्राम मैंने दिया है। ठीक है, हम डायग्राम भी समझते जाएंगे और साथ में इसका प्रिंसिपल भी समझते जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटिलेशन काउंटर है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं इस डिवाइस में। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है। तो ये जो सेंटिलेशन काउंटर है इसमें सबसे पहले आपका रहेगा एक रेडिएशन सोर्स जिसमें से लाइट इस डिवाइस के अंदर जाएगी। दूसरा इसमें रहता है सिंटिलेटर। सिंटिलेटर यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सिंटिलेशन इफेक्ट आएगा। सिंटिलेशन इफेक्ट एक फ्लैश होता है, जैसे कोई भी लाइट होती है तो वो जो फ्लैश होती है, जो चमकता है, लाइट में जो चमक होती है उसी को सिंटिलेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये एक सिंटिलेटर होता है। यहीं पर से क्या होगा, जो भी लाइट है वो फ्लैश के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम रेडिएशन पास कर रहे हैं तो ये जो सेंटिलेटर है वो क्या कर रहा है, उस लाइट को फ्लैश में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी ये लाइट के फॉर्म में है। तो ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यहाँ पर लगा होता है ये उस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर होता है हाई वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स तो करंट अप्लाई करने के लिए होता है और नीचे में होता है एम्पलीफायर और काउंटर। तो यहाँ पर ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करता है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं वो जाते हैं एम्पलीफायर के पास। यहाँ से ये एम्पलीफाई हो जाते हैं और उसके बाद जो काउंटर होता है, काउंटर नाम का जो पार्ट होता है वो उन पल्सेस को डिटेक्ट कर देता है और एक रीडिंग प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसका बेसिक एक कंस्ट्रक्शन है। प्रिंसिपल अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रेडिएशन पास होता है एक स्मॉल विंडो से। तो ये वाला जो एरिया है इसका, यहाँ पर एक ओपनिंग होता है या फिर एक विंडो होता है। इसी से क्या होता है, जो रेडिएशन है, लाइट सोर्स है, इसी से क्या होता है, रेडिएशन यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विंडो होता है जिससे रेडिएशन अंदर ट्रेवल किया। उसके बाद क्या होगा, दे इंटरैक्ट विद द सिंटिलेटिंग मटेरियल। अब उसके बाद ये किस में जाएगा, ये सिंटिलेटर नाम के पार्ट में जाएगा। यहाँ से एंटर हुआ और गया सिंटिलेटर में। ये जो सिंटिलेटर है ये कंटेन करता है सिंटिलेटिंग मटेरियल। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो लाइट यहाँ पर से जा रहा है उस लाइट को ये फ्लैश में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लैश में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ लाइट। अब उसके बाद ये जो लाइट है वो आगे ट्रेवल करता है। आगे ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर एक फोटो कैथोड लगा होता है, उसके थ्रू ये फिल्टर होते हुए जाएगा आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या होगा, ये जो लाइट है हमारे पास जो कि फ्लैश के फॉर्म में आ चुकी है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में जाएगी और यहाँ से क्या होगा, ये जो रेडिएशन है या जो ये फ्लैश है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में। वही जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं वो आपके जाते हैं एम्पलीफायर में और उसके बाद ये जाते हैं काउंटर में। यहाँ पर ये जो काउंटर है वो इस पल्सेस को डिटेक्ट कर लेता है और एक रीडिंग हमें प्रोवाइड करा देता है। तो ये है इसका एक बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पर जो फेनोमेनन हो रहा है वो बेसिकली एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया, ये लाइट का कोई पार्टिकल है जो कि किसमें है, ग्राउंड स्टेट में है। जब ये पार्टिकल ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और उसके बाद फिर से ये डाउन होके किस में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जब ये वापिस आते हैं इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन स्टेट। इसी स्टेट में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल फ्लोरोसेंस जनरेट करते हैं या कह सकते हैं एक बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज करते हैं। यही जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ है वो फ्लैश के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका पूरा तरीके से डिपेंड होता है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो आपको ये बेसिक प्रिंसिपल अब समझ में आ गया होगा। लाइट यहाँ से अंदर गई है, सेंटिलेटिंग मटेरियल से रिएक्ट की है और कन्वर्ट हो गई है आपके फ्लैश के फॉर्म में। वही जो फ्लैश लाइट है वो आगे जाती है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में और वहां पर से वो लाइट से कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में। इलेक्ट्रॉनिक पल्स में यहाँ पर
कन्वर्जन होता है, उसके बाद वही जाता है आपके काउंटर में, और यहाँ पर ये जो काउंटर है वो उन पल्सेस को डिटेक्ट कर लेता है और रीडिंग दे देता है। ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ सिंटिलेटर क्या होते हैं, यानी कितने टाइप के सिंटिलेटर होते हैं, ये जो सिंटिलेटर है यहाँ पर हम कितने टाइप के मटेरियल यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली इसको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स। ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स का यूज अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के डिटेक्शन में किया जाता है। जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो तो उस केस में हम लोग ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स का यूज करेंगे। ऑर्गेनिक सिंटिलेटर बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें एक बेंजीन रिंग पाया जाएगा क्योंकि इसका नाम ही है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसमें एक बेंजीन रिंग पाया जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एंथ्रासीन नाम का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। ये जो एंथ्रासीन है वो हाई सिंटिलेटिंग इफिशियंसी रखता है, तो जब भी हमें अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करना हो तो उस केस में हम ऑर्गेनिक सिंटिलेटर के रूप में एंथ्रासीन का यूज कर सकते हैं। ये हाई सिंटिलेटिंग पावर रखता है। अब इसमें दूसरा टाइप होता है इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर। इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर ये बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स मेड एट हाई टेम्परेचर। ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर में बनाया जाता है। इसके अगर एग्जांपल देखा जाए तो है आपका सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड का क्रिस्टल हम एज अ इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर यहाँ पर ले सकते हैं। जिंक सल्फाइड ZnS, इसका यूज भी हम इनऑर्गेनिक सिंटिलेशन की जैसे करते हैं। NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, थैलियम डोप्ड सोडियम आयोडाइड, इन सारे कंपाउंड्स का यूज हम एज अ इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर कर सकते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर है इसका यूज गामा रेज के डिटेक्शन में किया जाता है। ऑर्गेनिक का यूज किया जाएगा अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के लिए, लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर है इसका यूज किया जाएगा गामा पार्टिकल के डिटेक्शन में। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। अब ये जो आपका सिंटिलेशन काउंटर है इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है या कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है, तो इसका पहला एप्लीकेशन है सिंटिलेटर काउंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन रेडिएशन पॉल्यूशन, रेडिएशन टेस्टिंग मीटर्स एंड मेडिकल इमेजिंग। तो इसका यूज रेडिएशन के पॉल्यूशन में किया जाएगा, रेडिएशन पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। रेडिएशन टेस्टिंग मीटर्स में भी इसका यूज किया जाता है, और इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग जब करना हो रेडिएशन से तब उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है यूज इन प्रोटीन इंटरेक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड रिसर्च। तो ये जो आपका सिंटिलेशन काउंटर है इसका यूज प्रोटीन इंटरेक्शन के आइडेंटिफिकेशन में भी किया जाता है और बहुत सारे रिसर्च पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मेनली ये एक टाइप का अल्टरनेटिव होता है अगर हमें कोई भी इन विवो टेस्टिंग करना हो या फिर एलिजा जो टेस्ट होता है उसका ये एक अल्टरनेटिव मेथड होता है सिंटिलेशन काउंटर। तो ये थे हमारे सिंटिलेशन काउंटर के डिटेल्स। इसी के साथ हमारा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर खत्म होता है। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में अब तक हमने 5 मेथड पढ़ लिया है। पहला मेथड था हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर, दूसरा मेथड था प्रोपोर्शनल काउंटर, तीसरा मेथड हमने पढ़ा था ऑटो रेडियोग्राफी, चौथा मेथड था GM काउंटर या फिर गीगर मुलर काउंटर भी इसे कहा जाता है, और ये हमारा लास्ट मेथड था जो कि था सिंटिलेशन काउंटर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ये जो 3 रेडिएशन हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन तीनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये सेपरेटली पूछा जाता है दैट व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, या फिर पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो इसे हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स से। तो हम इसमें पहले कवर करेंगे प्रॉपर्टी कि ये जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि अल्फा रेस के लिए वो क्या प्रॉपर्टी कंटेन करता है, बीटा रेस क्या प्रॉपर्टी कंटेन करता है और गामा रेस क्या प्रॉपर्टी कंटेन करता है। तो इसमें हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कि है चार्ज। तो ये जो अल्फा रेज होते हैं वो ईच पार्टिकल कैरी 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेस के एक पार्टिकल 2 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं। ठीक है, हम इसके पहले के वीडियो में भी पढ़े थे कि अल्फा रेस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा रेस निगेटिवली चार्ज होता है और गामा रेस न्यूट्रल होता है। तो ये जो अल्फा रेस है वो 2 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। जो बीटा रे है वो क्या करता है, कैरी 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, इसके पास 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज होता है। और जो गामा रे है वो न्यूट्रल होता है, इसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है मास। मास कितना होगा हमारे तीनों रेस का, तो जो आपका अल्फा रेस है, अल्फा रेस का मास होता है 4 AMU। AMU का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक
मास यूनिट, ये आपके एएमयू का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। ये मास का यूनिट होता है। जब हम किसी भी एटॉमिक रेडिएशन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका यूनिट होता है एएमयू। तो आपका ये जो अल्फ़ा रेज है ये 4 एएमयू का मास कंटेन करता है। जो बीटा रेज है उसका मास होता है 5.5 × 10⁻⁻4 एएमयू, और जो गामा रेज है उसमें नेग्लिजिबल मास होता है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है नेचर, यानी कि ये जो तीनों रेज हैं उसका क्या नेचर होता है। तो जो आपके अल्फ़ा रेज होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, He2+ ये कंटेन करते हैं। He2+ है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कितने यूनिट है यहाँ पर? 2 यूनिट है। तो मेनली हीलियम यहाँ पर आता है। बीटा रेज कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ई माइनस हम इसे कह सकते हैं। इसीलिए 1 यूनिट ऑफ क्या है, ये निगेटिव चार्ज है। और जो गामा रेज होते हैं उनमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें किसी भी तरीके का कोई नेचर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वेलोसिटी, कि आपके ये जो तीनों पार्टिकल्स होते हैं उसकी क्या वेलोसिटी होती है। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ms यानी कि मीटर पर सेकेंड। और आपका ये जो बीटा रेस होते हैं उसकी वेलोसिटी होती है 2.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गामा रेस की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये पेनिट्रेटिंग पावर हम देखेंगे, तीनों रेस के पेनिट्रेटिंग पावर क्या होते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा वो पेनिट्रेटिंग एफिशिएंसी रखता है। तो ये जो अल्फ़ा रेज होते हैं वो स्मॉल पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, जो बीटा रेज होते हैं वो लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फ़ा रेस। अल्फ़ा रेस से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है इसका पेनिट्रेटिंग पावर। जो आपके गामा रेज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, वेरी लार्ज होता है इसका पेनिट्रेटिंग पावर 1000 टाइम्स दैट ऑफ अल्फ़ा रेस। ये जो अल्फ़ा रेस हैं इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है पेनिट्रेटिंग पावर आपके गामा रेस का। बीटा का होगा 100 टाइम्स ज़्यादा और गामा का होगा 1000 टाइम्स ज़्यादा। अब इसमें नेक्स्ट है आपका आयोनाइजिंग पावर, यानी कि ये तीनों पार्टिकल्स हैं उसका आयोनाइजिंग पावर क्या होता है। तो आयोनाइजिंग पावर अगर हम अल्फ़ा रेस का देखें तो ये हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई आयोनाइजिंग पावर रखता है आपका अल्फ़ा रेस। जो बीटा रेस है उसका जो आयोनाइजिंग पावर है वो लो होता है 1/100th टाइम ऑफ अल्फ़ा रेस। ये जो अल्फ़ा रेस का जितना भी रहेगा आपका आयोनाइजिंग पावर उससे 100 टाइम लो रहेगा बीटा रेस का, और जो गामा रेस है उसका वेरी पुअर होता है। इन दोनों से भी कम आयोनाइजिंग पावर आपके गामा रेस का होता है। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, आप ध्यान रखेंगे। जो पेनिट्रेटिंग पावर है उसका जस्ट अपोजिट आयोनाइजिंग पावर है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम यहाँ अल्फ़ा रेस का था, लेकिन आयोनाइजिंग पावर इसका सबसे हाई था। वहीं जो गामा रेज है उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के दोनों टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।